हेलो हाय, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अथर्व एजुकेशन होम साइंस में। आज हम लोग यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2021 में जो पेपर हुआ था उसी पेपर का सल्यूशन देख रहे हैं, जिससे इसके पहले एक वीडियो में देख चुके हैं 25 क्वेश्चन। जिन्होंने नहीं देखा है वह फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लें। आज हमारा ये सेकंड वीडियो है इसी टीजीटी एग्ज़ाम का, जिसमें हम लोग आज 26 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप लोग से ये भी कहना है कि आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ व्याख्या पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें का जो है वो है 26 नंबर क्वेश्चन है, स्काउरिंग का प्रयोग होता है। स्काउरिंग का प्रयोग होता है, ऑप्शन में है आपका ऊन, रेशम, रेयान और नायलॉन। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, ऊन। ऊन पे ही ये स्काउरिंग प्रक्रिया होती है। इसमें होता क्या है कि ऊन पे जो मैल होते हैं, जो वसा लगे रहते हैं, वह इस स्काउरिंग की प्रक्रिया के द्वारा ही उसको साफ़ किया जाता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि शेयरिंग किस रेशे पे होता है, तो ऊन पे ही होता है। जब भेड़ के शरीर से बाल को उतारा जाता है तो उस प्रक्रिया को शेयरिंग बोला जाता है, ठीक है। ऊन में स्काउरिंग का प्रयोग होता है। ऊन मूलतः रेशेदार तंतुमय है जो विशेष प्रकार की त्वचा की कोशिकाओं से निकलता है। ऊन पालतू भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। कपास के बाद ऊन का ही सर्वाधिक महत्व है। इसके रेशे ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, पूछा है पोषण आहार यानी पोषण विज्ञान के जनक हैं। ऑप्शन में आपका लेवाइजर, पेंटनकोफर, अतवांटर और वोइन। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लेवाइजर। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में पोषण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में पोषण विज्ञान का जनक कोलुथर गोपालन को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन है पोषण विज्ञान के जनक कौन है, तो एंटोनी लेवाइजर हैं, जिन्होंने 1770 से लेकर 1794 में पोषण यानी आहार का जनक माना जाता है। यह एक कौन थे, यह एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे। इन्होंने रसायन विज्ञान और पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता मापन के लिए होता है। ऑप्शन ए है आपका कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है आपका प्रोटीन, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है आपका विटामिन। तो इसका राइट आंसर है बी, प्रोटीन। जैविक मूल्य का जब किसी भी क्वेश्चन में जैविक मूल्य की बात आए तो आप लोग आंख बंद करके प्रोटीन पे ही टिक लगाए, क्योंकि जैविक मूल्य केवल प्रोटीन का ही निकाला जाता है, ठीक है। जबकि आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों आपका एक माइक्रो न्यूट्रिशन है, जबकि विटामिन आपका माइक्रो है। ये दोनों माइक्रो है, ये विटामिन आपका माइक्रो है, ठीक है। जैविक मूल्य का प्रयोग जो होता है प्रोटीन की गुणवत्ता मापन के लिए होता है। जैविक मूल्य एक भोजन से अवशोषित प्रोटीन की अनुपात का एक उपाय है, जो कि शरीर के प्रोटीन के अनुपात का एक उपाय है जो शरीर के प्रोटीन में शामिल हो जाता है। यह कैप्चर करता है कि जीव की कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण में बचने वाले प्रोटीन की कितनी आसानी से उपयोग किया जा सकता है। भोजन में नाइट्रोजन का प्रमुख स्थान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है। ऑप्शन में है आपका जन्म से लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पर, जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर, विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पर, जन्म एवं मृत्यु संख्या के अंतर के आधार पर। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर ये देखा जाता है, ठीक है। इसमें जो होता है आपका, इसको बोलते हैं हम शिशु मृत्यु दर। इसी तरह MMR भी निकाला जाता है, यानी मातृ मृत्यु दर की गणना भी की जाती है। तो वो 1000 पे न होकर के वो 1 लाख पे होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है।
मातृ मृत्यु दर की गणना कितने पे की जाती है? तो 1 लाख पे होती है। जबकि शिशु मृत्यु दर की गणना कितने पे की जाती है? 1,000 शिशु के आधार पे, ठीक है। और ये जो शिशु मृत्यु दर की गणना जो कि होता है 28 दिन के अंदर शिशु की मृत्यु की, और जबकि मातृ मृत्यु दर की गणना 42 दिन के अंदर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक वैट रंजक है? ऑप्शन में है हल्दी, ऑप्शन बी है नमक, ऑप्शन सी है कोलतार और ऑप्शन डी है इंडिगो। तो वैट रंजक के अंतर्गत आपका ये इंडिगो ही आता है। वैट रंजक क्या है? एक अघुलनशील होता है, और इंडिगो सबसे पहला एक प्रसिद्ध वैट रंग है, ठीक है। वैट रंजक का एक वर्ग है, जो इस पद्धति के कारण इस तरह इसको वर्गीकृत किया गया है, यानी ये वैट रंजक का एक वर्ग है। वैट रंजक वैसे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडिगो, दूसरा होता है एंथ्राक्विनाइड और तीसरा होता है सल्फर, ठीक है। जो इंडिगो होता है वह ऊनी यानी प्रोटीन जगत के रेशे के लिए आवश्यक होता है, जबकि सेलुलोज रेशे के लिए एंथ्राक्विनोन और सल्फर होता है, ठीक है। तो ये 3 आपके वैट रंजक के समूह हैं, यानी वैट रंग को 3 वर्गों में या 3 समूह में बांटा गया है। एक है इंडिगो, दूसरा है एंथ्राक्विनोन और तीसरा है सल्फर, ठीक है। इंडिगो ऊनी यानी प्रोटीन जगत के रेशों के लिए होता है, जबकि एंथ्राक्विनोन और सल्फर सेल्यूलोज यानी सूती लिनन के लिए होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। मूल वैट रंजक जो होता है वैट डाई इंडिगो है, जो केवल पौधों से प्राप्त की जाती है, लेकिन अब अक्सर कृत्रिम रूप से भी इसको उत्पादित किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 में क्या पूछा गया है कि ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन ए है आपका 1917, 1918 और 1977 और 2000। तो इसका राइट आंसर है सी 1977, ठीक है। 1977 इसका राइट आंसर है, क्योंकि पूछा क्या गया है ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभ आरंभ। तो ये है 1977 में किया गया था, जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुभारंभ ये हुआ था 12 अप्रैल और 2005 को, ठीक है। यहाँ देखिए ये पूछा ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, तो वो आप लगाएंगे 1977। लेकिन अगर ये पूछ दिया कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, ठीक है, यहाँ ग्रामीण स्वास्थ्य योजना अगर इसके आगे ये लगा दिया राष्ट्रीय, तो ये आप क्वेश्चन आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ग्रामीण स्वास्थ्य योजना तो 1977 में ही शुरू हुआ था, लेकिन अगर बात इसकी आ जाए कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, तो ये 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो होता है ग्रामीण भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाला स्वास्थ्य कार्यक्रम है। शुरू में यह मिशन केवल 7 साल यानी 2005 से 2012 तक के लिए रखा गया था, लेकिन इस मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे प्रजनन, बाल स्वास्थ्य परियोजना, एकीकृत रोग निगरानी, मलेरिया, तपेदिक, काला ज्वार, कुष्ठ आदि रोगों आदि के लिए एक स्थान पर सभी सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक था आपका ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, तो उसका राइट आंसर है 1977। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो इसका राइट आंसर कब शुभारंभ हुआ था? तो 12 अप्रैल 2005 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में 1 दिया है 7 अप्रैल, ऑप्शन सी है 5 जून, ऑप्शन बी है 7 जून और ऑप्शन डी है 9 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर है ए, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 7 अप्रैल को, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 193 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं, ठीक है।
और इस संस्था की स्थापना भी पूछा गया है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि WHO की स्थापना कब हुई थी। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए इसे हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ आपको क्लियर हो गया ना। तो यहाँ 2 क्वेश्चन ये बन गया, पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल। क्वेश्चन पूछा है कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन एक और दिया है 7 जून। 7 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 जून को और 7 जून को आपका क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 9 दिसंबर को आपका भ्रष्टाचार विरोध दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33। इसमें क्या पूछा है कि बच्चों में सन्निकट यानी निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है। ऑप्शन ए दिया है सिर से पैर की ओर, ऑप्शन बी है आपका सिर से हृदय की ओर, ऑप्शन सी है आपका केंद्र से परिधि की ओर और ऑप्शन डी है छाती से पैर की ओर। तो इसका राइट आंसर है आपका केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन पूछता है, पहले हम इसकी व्याख्या सुन लें कि बच्चों में जो निकट दूरस्थ विकास क्रम केंद्र से परिधि की ओर होता है। गैसल ने सहसावस्था के शारीरिक को 4 प्रमुख भागों चरणों में विभाजित किया। प्रथम चरण जन्म से 4 महीने की आयु, द्वितीय चरण को उन्होंने 4 महीने से 8 महीने की आयु बताया है, जबकि तृतीय चरण को उन्होंने 8 महीने से 12 महीने की आयु बताया और चतुर्थ चरण को उन्होंने 12 महीने से 18 महीने की आयु बताया है। ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन पूछता है कि निकट दूरस्थ विकास क्रम क्या है, तो केंद्र से परिधि की ओर। और कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि सिर से पैर की ओर का विकास को क्या कहते हैं, तो सेफेलोकार्ड। ठीक है। इसका आंसर रहेगा सेफेलोकार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34। ICMR/NIN 2020 RDS/RD के अनुसार समान आधारित चयापचय दर पे संदर्भित भारतीय महिला और पुरुष का वजन कितना निश्चित हुआ है। ठीक है। 2020 के आधार पे। तो ऑप्शन आपका ये दिया है 60 किलोग्राम पुरुष का और 500 किलोग्राम महिला का। 60 किलोग्राम पुरुष, 55 किलोग्राम महिला, 65 और 49 किलोग्राम पुरुष और 45 महिला है, और 62 पुरुष और 52 महिला है। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, 65 से 55, यानी 65 kg पुरुष का होना चाहिए और 55 kg महिलाओं का होना चाहिए। इसके पहले क्या था, इसके पहले था 60 किलोग्राम पुरुष का और 50 किलोग्राम महिला का, लेकिन 2020 में इसको परिवर्तन करके 65 किलोग्राम महिला पुरुष का कर दिया गया और 55 किलोग्राम महिला का कर दिया गया। ठीक है। ICMR/NIN के अनुसार RDS/RD के अनुसार समान आधारित चयापचय दर के संबंध में पुरुष का वजन 65 किलोग्राम और महिला का वजन कितना हो गया, 55 किलोग्राम निश्चित किया हुआ है। चयापचय, जिसे अंग्रेजी में मेटाबॉलिज्म कहते हैं, यह प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव के शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलता है, इसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। यह ऊर्जा मानव शरीर द्वारा रोजाना के कार्यों में खर्च की जाती है। यह एक दर है जो कि शरीर की चयापचय क्रिया का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35। जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए है आपका एमाइलेज, ऑप्शन बी है पेप्सिन, ऑप्शन सी है लाइपेज और ऑप्शन डी है ट्रिप्सिन। तो इसका राइट आंसर है बी, पेप्सिन। यानी जठर रस में पाए जाने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है पेप्सिन। ये जठर रस के 2 मुख्य अवयव पेप्सिन नामक एंजाइम और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों आपके जठर रस में पाए जाते हैं। पेप्सिन की विशेष क्रिया प्रोटीन पर होती है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायता करता है। जिस क्रिया में प्रोटीन पहले फूल जाता है फिर बाहर से गलने लगता है, जठरी रस की क्रिया द्वारा प्रोटीन से पहले मेटा प्रोटीन बनता है। ठीक है। जबकि ये लाइपेज जो होता है वो ये आपका वसा के पाचन में सहायक एक एंजाइम होता है। ठीक है। एमाइलेज आपके कार्बोज के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36।
हेपेटाइटिस यानी यकृत शोथ किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए दिया है विषाणु के द्वारा, ऑप्शन बी है आपका जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन सी दिया है फफूंद के द्वारा और ऑप्शन डी है आपका शैवाल के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ए विषाणु के द्वारा। राइट आंसर है इसका ए विषाणु के द्वारा। ठीक है, हेपेटाइटिस यकृत शोथ जो पीलिया है यकृत का रोग है, यह वायरस विषाणु से होता है। यकृत का पीलिया रोग रक्त की सीरम बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से सलेस्मिक झिल्ली और त्वचा का रंग पीला हो जाता है। हेपेटाइटिस दो प्रकार के होते हैं, एक संक्रामक हेपेटाइटिस और दूसरा होता है सीरम हेपेटाइटिस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भूलने की अचेतन प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है प्रतिगमन, ऑप्शन बी है समाहीकरण, ऑप्शन सी है दमन और ऑप्शन डी है मानसिक कल्पना। तो इसका राइट आंसर है सी दमन। दमन भूलने की एक अचेतन प्रक्रिया है, उन भावनाओं, इच्छाओं और तथा कल्पनाओं का एक संगठित नाम है जो मानव व्यवहार को अचेतन की भांति अज्ञात रूप से प्रभावित करते रहने पर भी चेतन की पहुंच से बाहर नहीं है, जिनका वह अपनी भावनाओं, इच्छाओं और कल्पनाओं के रूप में स्वीकार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 है। इसमें पूछा है कि किस आयु के बालक में प्रयत्न और भूल द्वारा सीखता है, यानी किस आयु का बालक प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखता है। तो ऑप्शन ए दिया है 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी है आपका 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी है आपका 6 से 9 वर्ष और ऑप्शन डी है आपका 9 से 12 वर्ष। तो 0 से 2 वर्ष की आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया एग्जाम में कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा है? तो वैलेंटाइन ने कहा है। तथा फ्रायड के अनुसार बालक की जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ में 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये भी क्वेश्चन आया है डेफिनेशन आपका कि बालक को जो कुछ भी बनना रहता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये किसने कहा है? तो फ्रायड महोदय ने कहा है। ठीक है, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं विकास में तीव्रता, सीखने में तीव्रता और कल्पना की सजीवता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 विरासत में मिली हुई आय क्या कहलाती है? जो हमको विरासत, जो हमको अपने पूर्वजों या बड़े लोगों से, अपने माँ बाप से जो हमको मिलती है विरासत में संपत्ति, उसको क्या कहा जाता है? नियमित आय बोला जाता है, अनियमित आय कहा जाता है कि प्रत्यक्ष आय कि अप्रत्यक्ष आय? तो राइट आंसर है आपका डी, इसको इनडायरेक्ट इनकम कहा जाता है। यानी विरासत में मिली हुई आय अप्रत्यक्ष आय यानी इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। किसी भी व्यवसाय में अप्रत्यक्ष आय से तात्पर्य ऐसी आय से है जो व्यवसाय में माल खरीदी और बिक्री से संबंधित नहीं, अर्थात व्यवसाय में माल बिक्री से प्राप्त आय के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी आय होते हैं जिसे हम अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। जैसे यदि हमारे व्यवसाय में कुछ वेस्ट सामग्री बेचने से कुछ आय होती है तो इसे भी अप्रत्यक्ष आय में लिखा जा सकता है। ठीक है, नियमित आय क्या होता है कि जो हमको हर महीने, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से जैसे हमारे सैलरी आती है, इन सबको हम क्या कहते हैं? नियमित या प्रत्यक्ष आय बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन दिया है इसका 1945, 1946, ऑप्शन सी है 1947 और ऑप्शन डी है आपका 1948। तो इसका राइट आंसर है 1946। यानी पूछा जाए, जब भी कभी पूछा जाए कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी तो 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। 1946 इसका राइट आंसर है। यूनिसेफ का जो स्थापना दिवस होता है 1946 को मनाया जाता है यूनिसेफ, जबकि 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, जबकि 1945 की बात किया जाए तो केयर और FAO
फाओ की स्थापना हुई थी। तो 1946 में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी, जिसे यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के नष्ट होने या राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बन गया था और इसका नाम यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड की जगह यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर दिया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, जो राम भगत द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा गया है कि प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है आपका चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, नई दिल्ली। यानी प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी, जो स्त्रियों को गृह विज्ञान में प्रशिक्षित करने के लिए कब हुआ था? 1932 में दिल्ली में लेडीज इरविन कॉलेज की स्थापना हुई थी, जो गृह विज्ञान शिक्षा की वह विद्या है जिसके अंतर्गत पाक शास्त्र, पोषण गृह अर्थशास्त्र, उपभोक्ता विज्ञान, बच्चों की परवरिश, मानव विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 जो है आपका, इसमें पूछा है जापानी पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है। जापानी पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है। ऑप्शन ए है स्वर्ग, ऑप्शन बी है आपका पृथ्वी, ऑप्शन सी है मनुष्य और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, मनुष्य। जापानी पुष्प सज्जा में इक्केबाना जो होता है वो विषमता के सामंजस्य पर केंद्रित होता है। यानी इसमें 3 रेखाएं यानी 3 शाखाओं की बात होती है, जो पत्ती एवं फूल की सादगीपूर्ण सुपरहित आकृतियों के माध्यम से एक साथ संकेतित किया जाता है। यानी इक्केबाना में 3 रेखाओं का प्रयोग होता है, शिन, सो और हाइकी। ठीक है, शिन जो होता है हमारा किसको इंगित करता है? ये स्वर्ग को इंगित करता है। सो हमारा मनुष्य को इंगित करता है, जबकि हाइकी हमारा पृथ्वी को इंगित करता है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया कि जापानी पुष्प सज्जा में जो इक्केबाना होता है उसमें 3 रेखाओं का मुख्य रूप से प्रयोग होता है, जिसे शिन, सो, हाइकी कहा जाता है। शिन हमारा जो होता है वह स्वर्ग को इंगित करता है, सो जो होता है मनुष्य को इंगित करता है और हाइकी जो होता है वो पृथ्वी को इंगित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 कार्य सरलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्य सरलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक है। नंबर ए दिया है प्रोसेस चार्ट, बी दिया है साइक्लोग्राफ, सी ऑप्शन है आपका ऑपरेशन चार्ट और डी है पाथवे चार्ट। और इसमें पूछा है औपचारिक तकनीक, यानी कार्य सरलीकरण के 2 भागों में बांटा गया, एक है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक जो होता है वो वैज्ञानिक विधि होती है, जबकि अनौपचारिक जो होते हैं वह घरेलू विधि भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें औपचारिक पूछा है तो ऑप्शन आपका है बी। ठीक है, और जबकि प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट और पाथवे चार्ट ये आपके अनौपचारिक टेक्निक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है? ऑप्शन ए दिया है गुणात्मक, ऑप्शन बी है मात्रात्मक और ऑप्शन सी है ए और बी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका सी, क्योंकि वृद्धि जो होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है।
वृद्धि शरीर में मात्रात्मक प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है। मानव शरीर में 20 वर्ष की आयु तक निरंतर महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। शरीर की लंबाई और भार में वृद्धि हो जाती है। शरीर की आकार, अनुपात एवं संयोजन में जटिल परिवर्तन आते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर की मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है। प्रोटीन एवं खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 में क्या पूछा है कि अपहोल्स्टरी का उपयोग किस में किया जाता है। अपहोल्स्टरी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए है आपका फर्श को बिछाने में, ऑप्शन बी है फर्नीचर को ढकने के लिए, ऑप्शन सी है पलंग बिछाने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर है बी, फर्नीचर को ढकने के लिए अपहोल्स्टरी का प्रयोग किया जाता है। इसमें फर्नीचर की जितनी जिंदगी तो बनती है, साथ ही कक्ष की सुंदरता भी अतिशय वृद्धि हो जाती है। अपहोल्स्टरी का उपयोग मुख्यतः 3 उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। नंबर 1 है आपका फर्नीचरों की ज़िंदगी में बढ़ोतरी करना, यानी फर्नीचर को मजबूत और टिकाऊ बनाना। दूसरा उद्देश्य है फर्नीचर की उपयोगिता को बढ़ाना, और तीसरा है कक्ष की सुंदरता में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 में क्या पूछा है कि अल्पना कहाँ से है। अल्पना एक फर्श सजावट है, जो ऑप्शन में दिया है आपका ए है बंगाल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है बिहार। तो अल्पना कला का धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर प्रचलन हुआ है। ऑप्शन इसका सही है ए। ठीक है, ऑप्शन इसका सही है ए। बंगाल की फर्श सजावट को अल्पना कहा जाता है। ये बहुत ही व्रत और पूजा जिनमें की अल्पना दी जाती है। आर्य युग में पूरे आनंद कुमार स्वामी भारतीय कला के पंडित कहलाते हैं। बंगाल की फर्श सजावट को अल्पना कहते हैं। उत्तर प्रदेश की फर्श सजावट को चौक पूरन कहा जाता है, जबकि राजस्थान के फर्श सजावट को मांडला कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47। परिधानों में राफल्ड कॉलर प्रायः किस आकार के गले में लगाए जाते हैं। ऑप्शन है आयताकार, ऑप्शन बी है वी आकार, ऑप्शन सी है यू आकार, ऑप्शन डी है गोलाकार। तो इसका राइट आंसर है आपका डी। इसका राइट आंसर है आपका डी। परिधानों में राफल्ड कॉलर प्रायः गोलाकार आकार में के गले में लगाए जाते हैं। कॉलर के 11 प्रकार हैं, जिनका शर्ट, टी शर्ट, ब्लाउज और टॉप्स में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं। नंबर ए है शारीरिक विकास, नंबर बी है गत्यात्मक विकास, नंबर सी है भाषा विकास और नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि बाल विकास के विभिन्न पहलू के अंतर्गत शारीरिक विकास भी आता है, गत्यात्मक विकास भी आता है और भाषा विकास भी आता है। यानी बच्चों का विकास का मुद्दा कोई एकांकी विषय नहीं होता है, बल्कि कुछ हद तक तो व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं के लिए अलग ढंग से प्रगति करता है। बाल विकास के विभिन्न पहलू जो कि निम्न से शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास तथा भाषा विकास आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। जाइगोट किसे कहते हैं। शुक्राणु को, ऑप्शन बी है अंडाणु को, ऑप्शन सी है नया कोष और ऑप्शन डी है क्रोमोसोम को। तो इसका राइट आंसर है नया कोष। 2 युग्म कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिन कोशिका का निर्माण करते हैं उसे युग्म या जाइगोट कहते हैं। उसी को हम नया कोष भी कहते हैं। बहुकोष की प्राणियों की युग्मनज ही भ्रूण का आदि रूप है। ये कोशिकीय प्राणियों में युग्मज स्वयं विभक्त होकर नई संतानें उत्पन्न करती हैं, जो प्रायः अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। जाइगोट का नया कोष के रूप में या नया कोष के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए है 16%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 14%, ऑप्शन डी है आपका 17%। तो इसका राइट आंसर है ए। प्रोटीन मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। वे शरीर के ऊतकों के निर्माण खंडों में से एक है और ईंधन स्रोत के रूप में भी काम कर सकते हैं। प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा 16% होती है। ईंधन के रूप में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के रूप में अधिक ऊर्जा का घनत्व प्रदान करता है। प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी 17 किलो कैलोरी। इसके विपरीत लिपिड वसा में 9 कैलोरी प्रदान करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। चेचक के विषाणु का क्या नाम है? ऑप्शन ए दिया है एंटीवीवा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन बी है वारुसेला जोस्टर, ऑप्शन सी है विब्रो कैलोरी, ऑप्शन सी है सल्मोनेला टाइफी। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, वारुसेला जोस्टर वायरस। बीमारी जो होता है ये चेचक नामक बीमारी फैलाने वाला एक विषाणु होता है। यह एक संक्रामक रोग है। यह रोग का वायरस शरीर में तेजी से फैलता है। चेचक के विषाणु का नाम वारुसेला जोस्टर वायरस है। चेचक के उपचार के लिए शिशु को 3 से 6 महीने के भीतर टीका लगवा देना चाहिए। फिर स्कूल जाते समय हर तीसरे या 5वें साल टीका पुनः लगवाना चाहिए। तो आज हम लोग इस यूपी टीजीटी 2021 का जो पेपर था उसका 51 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट 3 में देखेंगे। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो और क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।